नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है सप्लाई चेन फाइनेंस। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से संबंधित टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से काफ़ी प्रचलन में आया है और काफ़ी बैंक्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसके फायदे हैं और क्यों इतना इस प्रचलित हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। तो किसी भी बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो चाहता है कि उसको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाए। जो भी वो सप्लाई कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, उसका तुरंत उसको पेमेंट चाहिए। वहीं पे बायर जो होता है वो चाहता है कि हमको थोड़ा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड मिल जाए। तो ये एक नेचुरल बिजनेस का जो है बायर और सप्लायर का मानसिकता होता है। अभी सप्लाई चेन फाइनेंस क्या करता है कि ये दोनों की मुरादें जो है, दोनों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर देता है। हैसल फ्री वर्किंग कैपिटल टू कैरी आउट सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शंस इन अ मच रिलैक्स्ड मैनर ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय देम। तो जो उनके आपस के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से ये चलता है। अभी इसमें क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन यह है कि SCF सप्लाई चेन फाइनेंस इज अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू डीलर्स एंड सप्लायर्स, जिनको कि इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है स्पोक। साइकिल में स्पोक होता है ना, तो स्पोक हु हैव बिजनेस रिलेशनशिप विथ लार्ज कॉरपोरेट्स। तो लार्ज कॉरपोरेट को क्या बोलेंगे हम, एंकर। तो एंकर और स्पोक, जैसे साइकिल में हब होता है ना, हब और स्पोक, तो उसी पे ये है पूरा बेस्ड। फाइनेंसिंग कैन ऑल्सो बी मेड टू द एंकर इटसेल्फ अगेंस्ट परचेज फ्रॉम वेंडर्स। तो इसमें चाहे तो डीलर या सप्लायर को पैसा दे दिया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, या फिर डायरेक्ट एंकर को भी पैसा फाइनेंस किया जा सकता है। तो ये है पूरा का पूरा ये सप्लाई चेन फाइनेंस का शॉर्ट में। अगर हम देखें इसको डायग्रामेटिक फॉर्म से, तो ये जो हब होता है साइकिल में, इसको हम एंकर बोलेंगे। ये एंकर है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो मारुति कंपनी है जो कार बनाती है, तो वो यहाँ पे एंकर अगर हो गई। तो अब इसमें देखिए तो ABCD अगर है, ABCD, ये चारों क्या है, मान लेते हैं हम इनको कि ये वेंडर है। वेंडर मतलब वो मारुति कार कंपनी जो है उसके जो पार्ट्स, कोई उसका स्टीयरिंग बना के देता होगा, कोई उसको टायर सप्लाई करता होगा, कोई, तो तमाम उसके जो वेंडर्स हैं वो ABCD को मान लीजिए कि उसके वेंडर्स हैं जो वेरियस पार्ट्स उसको दे रहे हैं। इसके अलावा EFGH जो है वो मारुति के डीलर है, ठीक है। तो जो मारुति की गाड़ी को अपने शहरों में बेचते हैं, डीलरशिप लेके बेचते हैं, मैन्युफैक्चर्ड कार्स बेचते हैं। तो ये हमारे पास कितने, 3 लोग हो गए। एक बीच में मेन जो एंकर है वो मारुति है, उसका एक तरफ उसका सप्लायर है, उसका वेंडर है, और दूसरी तरफ उसका डीलर है। तो ये 3 लोग, इसी पे पूरा का पूरा आपका सप्लाई चेन फाइनेंस काम करता है। अभी देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहला इसमें है जो वो है डीलर फाइनेंस। डीलर फाइनेंस मतलब जो उस कंपनी का डीलर है, जैसे मारुति का जो डीलर है, वो क्या करेगा कि वहाँ पर वो ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी जो है बैंक डीलर को देता है। लेकिन नॉर्मली हम जब नॉर्मल CCOD देते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस डीलर को स्टैंड अलोन बेसिस पे हम एसेस करके देते हैं। लेकिन यहाँ जब SCF में हम आएंगे तो हम मारुति को बीच में सेंटर में लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ईच डिसबर्समेंट इन दी OD अकाउंट विल बी अगेंस्ट इनवॉइस रेज्ड बाय द एंकर। तो एक तरह से इनवॉइस फाइनेंसिंग होता है। और इसमें जब इनवॉइस रेज करेगा एंकर, मतलब मारुति जब इनवॉइस रेज करेगा, कोई मान लो लोकल डीलर है, मान लो दिल्ली में कोई डीलर है, लखनऊ में कोई डीलर है, बॉम्बे में कोई डीलर है, तो उस पर जब इनवॉइस रेज करेगा मारुति, तो इस इनवॉइस को क्या करेगा, बैंक फाइनेंस कर देगा विथ डिस्टिंक्ट रीपेमेंट डेट। तो हर एक डिस्बर्समेंट का एक डिस्टिंक्ट रीपेमेंट डेट हो जाएगा, क्योंकि वो जो इनवॉइस है वो कितने दिन में आप लिक्विडेट करोगे वो डीलर बताता है। तो उस हिसाब से उसको रिपेमेंट डेट 90 से 180 दिन का नॉर्मली दिया जाता है। डिसबर्समेंट इज मेड टू द क्रेडिट ऑफ एंकर्स अकाउंट। तो यहाँ क्या हो गया कि कहीं कुछ
फंड डाइवर्जन का चांसेस ही नहीं है। हम पैसा कहाँ दे रहे हैं, तो हम सीधा सीधा मारुति कंपनी के खाते में पैसा डाल दे रहे हैं। तो पैसा हमने हमने डेबिट किया किसका अकाउंट, हमारा बोरोर कौन है, तो डीलर है। तो डीलर को हमने फैसिलिटी दी, ओडी फैसिलिटी, तो उसका ओडी अकाउंट डेबिट करेंगे। और एंकर्स अकाउंट मतलब मारुति का, यहाँ पे मारुति मान लो मैं हमारा एंकर है, तो मारुति के खाते में पैसा चला जाएगा और जो हमारा डीलर होगा वहाँ का लोकल डीलर, उसका खाता डेबिट होगा। तो ये पूरा का पूरा डीलर फाइनेंस में होगा। वहीं पे आते हैं वेंडर फाइनेंस, जो दूसरा इसका रूप है। तो इसमें क्या है कि अब मारुति जिससे खरीद रहा है माल, कहीं से स्टीयरिंग खरीदता होगा, कहीं से उसका व्हील्स खरीदता होगा, कहीं से, तो जो भी उसके सप्लायर्स हैं मारुति के, तो हम उनके वेंडर को, मारुति के जो वेंडर है उन्हीं को हम फाइनेंस कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह का फाइनेंस होगा। एक फाइनेंस तो ये होगा कि मारुति के वेंडर को पैसा चाहिए माल बना के मारुति को सप्लाई करने के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी वही होगा कि ईच डिस्पर्समेंट इन ओडी अकाउंट विल बी अगेंस्ट इनवॉइस रेज्ड बाय द वेंडर। चूंकि वेंडर मारुति को सप्लाई कर रहा है तो वेंडर मारुति पे इनवॉइस रेज करेगा, और वो जब इनवॉइस रेज करेगा तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा कि वेंडर को एक ओडी फैसिलिटी देगा, और वो ओडी फैसिलिटी देके और वेंडर वो पैसा यूटिलाइज कर सकता है माल बनाने के लिए, ठीक है, माल सप्लाई करने के लिए। डिसबर्समेंट इज मेड टू द क्रेडिट ऑफ वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर के खाते में पैसा जाएगा, लेकिन यहाँ बोरोर भी वेंडर ही होगा, ठीक है। तो लेकिन वो जो पैसा हम देंगे, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट इनवॉइस रेज्ड बाय द वेंडर ऑन द एंकर। तो मारुति पे जो इनवॉइस रेज किया रहेगा उसके अगेंस्ट ही इस पे डिसबर्समेंट होगा, ऐसे नहीं होगा। तो जो गुड सप्लाई करेगा एंकर को, उसके अगेंस्ट हम उसको वेंडर को पैसा देंगे। तो ये दूसरा मॉडल हो गया। और तीसरा है कि यहाँ सेम चीज हो रहा, वेंडर का ही पैसे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वेंडर के ही इनवॉइस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, इनवॉइस रेज्ड बाय वेंडर ऑन द एंकर। लेकिन अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम एंकर को फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब मारुति को फाइनेंस कर रहे हैं, एंड मारुति विल पे टू द वेंडर, ठीक है। वो फाइनेंसिंग हम क्या करेंगे, हम मारुति को ओडी फैसिलिटी देंगे और वो वेंडर को अकाउंट में पैसा, वेंडर्स अकाउंट अगेंस्ट वैलिड है, तो क्रेडिट वेंडर्स का अकाउंट होगा। तो यहाँ आप देखिए अगर, तो यहाँ भी वेंडर का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, वेंडर फाइनेंस में भी अगेंस्ट ओडी फैसिलिटी टू वेंडर इटसेल्फ, बट हियर ओडी फैसिलिटी इज टू द एंकर एंड वेंडर्स अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड पेएबल फाइनेंस में। तो ये तीन तरह के मॉडल में इसमें फाइनेंसिंग होता है। अब देखते हैं कि कन्वेंशनल सीसीओडी और एससीएफ में फ़र्क क्या है और क्या इसमें खासियत है, क्यों अब ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि एससीएफ में आपको हाई क्वालिटी क्लाइंट्स मिलेंगे। कैसे? तो एससीएफ में क्या होता है कि हम एंकर जब सिलेक्ट करते हैं तो हाई रिस्क रेटिंग जिसका होता है, मतलब जिसकी रेटिंग अच्छी हो, ए रेटिंग कम से कम हो, उनको सिलेक्ट करते हो और उनके रेकमेंड किए हुए वेंडर और डीलर को ही हम फाइनेंस करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम कन्वेंशनल सीसीओडी में नहीं है। दूसरा कि जब टेनर की बात करें तो नॉर्मली हम सीसीओडी में क्या करते हैं कि सीधा सीधा 1 साल का लिमिट दे देते हैं, लेकिन यहाँ अगर एससीएफ में देखेंगे तो हर एक डिसबर्समेंट का स्पेसिफिक प्री डिफाइंड रिपेमेंट पीरियड होता है जो 90 से 180 दिन का हो सकता है, और जब वो लिक्विडेट होगा तब अगला पैसा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि इंड्यूस की मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी होती है। यहाँ पे एससीएफ में देयर आर नो चांसेस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड, क्योंकि अगेंस्ट ईच इनवॉइस यू आर पेइंग एंड पेइंग डायरेक्टली टू द एंकर, डायरेक्टली टू द डीलर, डायरेक्टली टू द, तो कहीं कोई डाइवर्जन स्पेसिफिक इनवॉइस के अगेंस्ट फाइनेंसिंग होता है। वहीं पे यहाँ कन्वेंशनल सीसीओडी में जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, आप देखिए ज़्यादातर केसेस जो फ्रॉड के आ रहा है वो यही आ रहा है, चूँकि यहाँ पे ओपन एंडेड है, सो द रिस्क ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड इज़ वेरी हाई, जो एससीएफ में नहीं है। उसके बाद रिस्क लेवल नेचुरली अब आपने देख लिया तो रिस्क लेवल एससीएफ में लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल, क्योंकि एससीएफ में बिल्ट इन क्रेडिट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। क्योंकि इनवॉइस, एक इनवॉइस पे हमने फाइनेंस किया, उसका पैसा है, तब अगला इनवॉइस का हम फाइनेंस करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्रेडिट मॉनिटरिंग तगड़ी हो रही है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए एचसीएफ में कम होगा, तो नेचुरली बोरोअर को भी फायदा है, वो ये रूट ज़्यादा प्रीफर करेगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सीसीओडी। और इससे भी बड़ी बात बोरोअर को जो फायदा है कि प्राइमरी और कोलेट्रल सिक्योरिटी मे नॉट बी मैंडेटरी एचसीएफ में। क्यों? क्योंकि रिस्क ही कम है, बहुत कम है। इनवॉइस के अगेंस्ट आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो तो सिक्योरिटी नहीं भी होगा तब भी पैसे, अब मान लो हमने मारुति के इनवॉइस के अगेंस्ट हमने मारुति के खाते में पैसा डाला है, और तो कहाँ जाएगा पैसा, तो बहुत रिस्क उसमें कम हो जाता है। जो कि कन्वेंशनल सीसीओडी में हम स्टॉक हाइपोथिक बुक डेट्स तो लेते हैं, साथ में और भी अदर सिक्योरिटीज मांगते हैं, तो उस एंगल से कस्टमर को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर सप्लाई चेन फाइनेंस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज exam is concerned, and thank you very much. Keep subscribing to the channel, keep sharing with your friends, and thank you for all the support given by you. Thank you very much.